नमस्कार, दैनिक जागरण फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जहाँ चाह है वहीं राह है और ऐसा कर दिखाया है यूपीएससी के एग्जाम में 249 रैंक होल्डर यानी 249वें रैंक को हासिल करने वाले प्रफुल्ल शर्मा जी ने। जी थैंक यू मैम। जी प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोक संघ सेवा आयोग ने अपने परीक्षा परिणाम घोषित किए और सफल उम्मीदवारों की मेहनत रंग लाई है। तो आपका स्वागत करने के साथ साथ मैं प्रफुल्ल जी का भी स्वागत करती हूँ और आइए बात करें सफलता की मूल मंत्र की और शुरुआत करती हूँ। जी प्रफुल्ल जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि जब परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ था तो आप प्रफुल्ल शर्मा थे और जैसे ही परीक्षा का परिणाम सामने आता है तो आप आईएएस प्रफुल्ल शर्मा हो जाते हैं। क्या फीलिंग आई आपको, आप कैसा महसूस करें और घर का एटमॉस्फेयर कैसा था? मेरे हिसाब से तो अगर मुझसे कोई पूछे तो ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। मुझे लगता नहीं था कि ये रिज़ल्ट आ ही जाएगा और जब हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत बार लगता है कि नहीं होगा यूपीएससी की तैयारी में। तो जब हुआ रिज़ल्ट में तो अच्छा ही लगा, क्योंकि एक तो मेरा खुद का भी सपना था और उसके बाद माँ बाप के आंखों में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ तैयारी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके भी रिसोर्सेज लगते हैं। और हाँ, मुझे तो अच्छा ही लगा और मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो मुझे जिम्मेदारी मिली मैं उसके खरा उतरूँ। जी जी ज़रूर। और बात करें शिक्षा की तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से थी? मैंने अभिनव विद्यापीठ में 5वीं तक पढ़ाई करी है। जी उसके बाद मैंने जुबली इंटर कॉलेज में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से 10वीं तक पढ़ाई करी है। जी उसके बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और हाँ, 12वीं के बाद मेरा आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया था। बीटेक किया था मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स में। आपने इंजीनियरिंग किया, कहा जाए तो आप इंजीनियर हैं, तो आईएएस की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3 कारण होंगे, 3 मुख्य कारण अगर मुझे कहने होंगे तो पहला मुख्य कारण ये हो सकता है कि मैं खुद एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। तो जब मैं आईआईटी में गया और मैंने एनएसएस राष्ट्रीय सुरक्षा स्कीम होती है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट मीनिंग फुल फॉर्म, तो नेशनल राष्ट्रीय सेवा योजना, तो नेशनल सर्विस स्कीम में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगता था कि मुझे एक ऐसे सेक्टर में जाना है जो पब्लिक के लाइफ में, पीपल्स के लाइफ को इम्पैक्ट करे। पर और मेरे साथ ये भी समस्या थी कि मैं कॉलेज में ग्रेजुएट 20 के एज पे हुआ था, तो मैं उस समय एग्ज़ाम लिख नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि ये समझने के लिए मेरा कितना इंटरेस्ट है और सामाजिक मेरी कितनी पृष्ठभूमि समझ है, मैं 1 साल गांव में काम करूं या किसी छोटे स्तर पे काम कर सकूं। इसके लिए मैंने इंडिया फेलो नाम की एक फेलोशिप करी, जिसमें मैंने मिलान संस्था के लिए सीतापुर के कंटाइन गांव में एक स्कूल था सोचना, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काम किया और गाँव में थोड़े मेंटरशिप प्रोजेक्ट्स भी किए। और मेरे पूरे साल के स्टे में मुझे समझ में आया कि अगर पब्लिक की लाइफ में इम्पैक्ट लाना है तो डेफिनेटली एनजीओज हेल्प करते हैं और सोशल सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन, पर गवर्नमेंट सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है अंडर सेक्शन के लिए। आप किसी भी स्कीम में उठा के देख लो, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा से होता है। तो उस सेंस में मैं चाहता था कि मैं गवर्नमेंट में आऊँ। तो उस सेंस को मैंने जस्टिफाई करने के लिए मैंने अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो सोचा था वो सॉलिडिफाई कर लिया और फिर मैं इस तैयारी में आ गया। जी, अभी आपने बात की गांव में आपने काम किया, तो उसमें क्या रोल था आपका? तो मतलब हमारे एनजीओ का एक स्कूल हुआ करता है, संरचना स्कूल। तो वो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं थी, जैसे खेल कूद हुआ, क्विजिंग कंपटीशन हुआ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो ये सब के प्रोसेसेस मैंने डिज़ाइन किए हाउस सिस्टम के थ्रू। फिर मैंने देखा कि स्कूल के अंडर जो डेली प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट के, वो थोड़े से अनडॉक्यूमेंटेड और इनफॉर्मल प्रोसेसेस थे। तो काइंड ऑफ मैनेजमेंट का काम किया मैंने वहाँ पे। और फिर मैंने गांव में ये भी देखा कि बच्चियाँ, खासतौर पर बच्चे और खासतौर बच्चियों के पास वो नहीं है, गाइडेंस नहीं है। और मेरा ये चाह थी कि अगर मैं कुछ बच्चों को निकाल सकूं इस गांव से, तो और जो बच्चे हैं उनके अंदर एक तरह रोल मॉडल की तरफ उनको देखेंगे और फिर और बच्चे भी मेहनत करके आगे निकलेंगे। और इस दिशा में मैंने फिर कुछ बच्चों को मेंटरशिप भी करी और मतलब मेहनत थी और थोड़ा लक भी साथ दे गया कि वो मेरे 4 लड़कियों का सिलेक्शन भी हो गया। एक बच्ची का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, एक का पुलिस कांस्टेबलरी में हो गया। तो उसके बाद जब मैं कहते हैं इस गांव से निकला तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये चेंज थोड़ा ग्रेजुअल होता है। मेरी पर्सनालिटी को काफ़ी कुछ मिला कि लोगों से बात कैसे करनी है। तो यही सब था मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे। जी जी।
प्रफुल्ल जी, आईएएस का मुकाम एक बहुत बड़ा मुकाम है जिसको आपने हासिल किया, तो क्या जर्नी रही आपकी और बेस्ट पार्ट क्या था आपका इसमें? थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, पर जर्नी तो यही थी कि 3 अटेम्प्ट लग गए मुझे, लगभग 4 साल हो गए। मैंने सितंबर या अगस्त में 2018 में तैयारी स्टार्ट करी थी। मैंने जुलाई में क्लासेस ज्वाइन की थी, पर मैं दिल्ली आया जुलाई या अगस्त के 2018 के। उसके बाद कोरोना भी हुआ, फिर घर आ गया, जो भी था। पर इन 3-4 सालों में तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अच्छी चीज़ मेरे साथ ये थी, मैं हर साल इम्प्रूव करता था। तो मैंने देखा पहले साल अगर मैंने मेंस क्लियर नहीं किया तो दूसरे साल मैंने मेंस क्लियर करा और इंटरव्यू दिया, और तीसरे साल मैंने इंटरव्यू के साथ पूरा अटेम्प्ट ही क्लियर कर लिया, जो मेरा ये वाला अटेम्प्ट था। दूसरी चीज़ ये मैंने देखी इस जर्नी में कि इस जर्नी में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, लो पॉइंट्स आएंगे। हमें लगेगा कि हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसका जितना बड़ा रिवॉर्ड है उतना ही बड़ा रिस्क है। क्योंकि आप अपने प्रोडक्टिव ईयर्स जो होते हैं यूथ के, वो आप उसको एक तरह से साइड पर रख रहे हो, और सीट्स कम है। तो और अगर गाइडेंस ख़राब हो जाए या दिन ख़राब हो जाए, जैसे मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेन से भी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो मुझे याद है मैंने 15 नंबर के फिजिक्स के क्वेश्चन छोड़ दिए थे आते हुए, और मेरा 5 नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे बहुत मलाल रहता था इस साल के रिजल्ट के पहले तक कि मेरा वो 5 नंबर सही हो गया होता तो कोई तो सर्विस मिल गई होती, भले आईएएस नहीं मिलता तो ये जर्नी थोड़ा सा लो पॉइंट्स की होती है, पर वही है कि मुझे एक सर ने कहा था, और सही भी है, इस जर्नी में खास बात यह है कि कौन गिरने के बाद उठ पाता है। जी, ये बेहद क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, एक बार फेल होते हैं तो फिर वो उसी साइकिल में चले जाते हैं कि नहीं हो रहा है, फिर वो छोटे दूसरे एग्ज़ाम्स को पकड़ लेते हैं करना, और फिर वो उसमें भी नहीं क्लियर कर पाते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो उसको उठ पाए, और दूसरा कहीं ना कहीं एक तरह का प्रिविलेज भी होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं फैमिली की तरफ से, सपोर्टिव फैमिली, तो मुझे थी, तो मेरे को शायद उसका भी हेल्प मिला। जी, अभी आपने बताया ये तीसरा अटेम्प्ट था आपका, तो वो जो 2 अटेम्प्ट थे जहाँ पे आपको लगता है कि आप मतलब आप कवर नहीं किए, तो उसको कैसे कवर किया, मतलब और सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ना, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना, टाइम देखना, तो कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए? यूट्यूब रील्स पे जाएंगी तो बहुत घंटे मिलेंगे, पर अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को देखा जाए तो 8 घंटे पर डे। और मेरा ही मानना है कई दिन ऐसा होगा पढ़ाई नहीं होगी, पर मैंने जो अपने केस में देखा है, कुछ भी करिए, किसी दिन पढ़ाई मत करिए वाला मत करिएगा, जिस दिन बिजी भी उस दिन 2 घंटा पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं खुद भी जो फेलोशिप मैंने की थी गाँव में, तो उनका एक बुक का लिखने का था, उसमें मुझे एक चैप्टर लिखना था, और उसके लिए मुझे 4 घंटे देने थे, मैं नहीं किया, और मैं दिल्ली में ही था, और वो 4 घंटे मुझे देने थे। तो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट भी दिखाना पड़ेगा इस तैयारी में। मैंने क्या किया पहले 2 अटेम्प्ट में, तो मेरा फिज़िक्स ऑप्शनल है, तो साइंस ऑप्शनल के साथ क्या होता है, वो लेंदी होता है, तो पहले 2 अटेम्प्ट लगता है मैंने साइंस ऑप्शनल कंप्लीट करने में ही गवा दिए। दूसरी मुझे इस चीज़ समझ में आई कि यूपीएससी में एक चीज़ होती है ना कि सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना होता है, सब में मार्क्स आने चाहिए। जैसे मेरी 1 साल की मार्कशीट में मानता हूँ आइडियल है, सब में मार्क्स हैं, तो सब में मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते इसमें कम है, क्योंकि सीट्स कम है, वो आपको टॉप 500 टॉप 200 ऐसे रैंक्स लानी है अगर आपको सेलेक्ट होना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, 8 घंटा पढ़िए, और कोशिश करिए कि टेस्ट कर सकें और उस गलती को सुधार सकें। और अगर इस तैयारी में एक मेंटर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे तो मिले थे मेंटर, और मैं मानता हूँ मेंटर एज एन टीचर मिल जाए, जो आपको गाइड कर सकें, जो आपकी लो पॉइंट्स हैं आपको बता सकें कि यू आर नॉट अलोन, यू विल नॉट फेल। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। जी, प्रफुल्ल जी, जब आप तैयारी कर रहे थे तो ऐसा भी था कि आप सोशल मीडिया से एकदम हट गए थे, आप मतलब घूमना फिरना और लोगों से कांटेक्ट करना ये एकदम ख़त्म कर दिया और आप पूरी तरह से एकदम पढ़ाई में लीन हो गए हों? एक फैंसी आंसर दे सकता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सोशल मीडिया के साथ बैलेंस करता था, पर ट्रुथ ये है कि कभी कभार सोशल मीडिया एज इन एंगेजमेंट नहीं, तो मैंने फेसबुक में मुझे लगता है बहुत कम चलाया होगा, इंस्टाग्राम कभी चलाया होगा तो एक आध पोस्ट देखने के लिए, पर मैंने कभी ऐसे फेसबुक सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। इनफैक्ट मुझे कई सारे नए लिंगोज आ गए हैं, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ओल्ड फील कर रहा हूँ, 3-4 साल से मुझे नहीं पता, बट सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर किया मैंने अपने प्रिपरेशन में। जैसे सोशल मीडिया पे आजकल बड़े सारे मोटिवेशनल कोर्स आते हैं, मैंने अपने एथिक्स के पेपर में डाले और उसके नंबर बढ़ते हैं, मेरे नंबर बढ़े हैं, तो सही इस्तेमाल करना है। और हाँ, फिल्म या गाने इसको मैंने बंद नहीं किया था, वो इंडिविजुअल लेवल पे देखता हूँ मैं, पर सोशल मीडिया मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा, और आपको कोई फ्रेंड सक्सेस कर रहा होगा, क्योंकि ये बड़ा
लॉन्ग यील्डिंग प्रोसेस है, इसमें आपको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा तुरंत जी। तो आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, तो बेटर यही है कि सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए जी। मेरा तो ये कहना है। बाकी कोई अगर स्मार्ट है, किसी का बैलेंस अच्छा है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपने लोग तो ये कहूँगा कि नहीं करना चाहिए यूज़ ज़्यादा, कम ही रखे तो बेहतर है जी। और प्रफुल्ल जी हमें दर्शक के रूप में हमें देख रहे हैं इस समय, संदीप श्रीवास्तव जी, पंडित दीपक मिश्रा जी देख रहे हैं, किरण पांडे देख रही हैं और प्रशांत सिंह देख रहे हैं जी। और प्रफुल्ल जी जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपने आईएएस की पढ़ाई करी, तैयारी करी, और एक कोई अगर मैं सोचूं, मैं अपने ऊपर बताती हूँ कि मैं अगर सोचूं कि मुझे आईएएस बनना है, और तो मैं ये सोचूंगी कि मुझे शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से वो कंटेंट ले आऊँ और कहाँ से इसकी पढ़ाई की शुरुआत करूँ, तो जो एक फर्स्ट स्टेप होता है इसके लिए वो क्या करना चाहिए? देखिए यूपीएससी की तैयारी में ना मेरा जो पर्सनली मानना है, 3 फैक्टर तो आपको देख के चलने पड़ेंगे। पहला ये कि आप ऑप्शनल क्या लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में एक ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, फिजिक्स भी हमारे ऑनर्स लेवल का होता है, और अगर आपने मिसगाइड होकर आपने ऑप्शन ले लिया, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही एक्सीलेंट हैं, इंटरव्यू प्रोसेस तक जाते हैं और उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन ले लिया है, वैकल्पिक विषय, उसे 4 साल दे दिया है, तो वो ऑप्शन छूटे नहीं छूटता है, क्योंकि 4 साल पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी जी। और फिर वो ऐसा होता है उस ऑप्शन नंबर नहीं आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे ऑप्शन का, पर कुछ ऐसे ऑप्शन इनफेमस हैं जिनमें आप कुछ भी कर लीजिए नंबर ही नहीं आते हैं जी। तो इनफैक्ट फिजिक्स और मैथ का भी इस साल थोड़ा इनफेमस हो गया कि इस साल नंबर कम आए उनमें, पर वही है कि ऑप्शनल चुनना पहला इंपॉर्टेंस है। तो ऑप्शनल के लिए आप गाइडेंस लीजिए, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर के मार्क्स की बजाय आप ये देखिए एवरेज क्या है ऑप्शनल का, ओवर द ट्रेंड कैसा रहा है, सेम पर्सन के सेम मार्क्स आए हैं कि नहीं, कहीं ऐसा हो किसी का एक साल 300 आ रहा है, एक साल 200, तो बहुत ही अनसर्टेन ऑप्शनल है, तो फिर वो किस्मत वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो बच के रहना है। दूसरा चीज़, टॉपर टॉक्स को थोड़ा सा कंटेक्स्ट में लीजिएगा, क्योंकि हर जो होता है इंसान, मैं भी अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से वर्क किया होगा, मेरे लिए कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती होंगी, मैंने उसको मॉडिफाई किया होगा, तो कोई भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो मुझे मानना है कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन है बैठ कर पढ़ने वाला। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर ये डिसिप्लिन नहीं होता है, उसमें वो पहला 2 अटेम्प्ट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो दिल्ली आते हैं पापा का पैसा लेके, मम्मी का पैसा लेके, और फिर वो कोचिंग जाते हैं और फिर उसके बाद वो बैठ के सिगरेट, दारू, या इसमें गलत कुछ नहीं है, इन सबकी अपनी चॉइसेस हैं, हो सकता है किसी के मॉरली रॉन्ग हो, किसी के मॉरली राइट हो। मेरे लिए कहना है कि अगर आप इसमें इंडल्ज होंगे तो आप डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो एक फोकस माइंडसेट, एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, और फिर बाकी किताबों के लिए आपको जो जानना है बहुत सारे सोर्सेज हैं। मेरा भी एक चैनल, टेलीग्राम चैनल, मैं मैम के साथ शेयर कर दूंगा, वो बता देंगी, उस पर मैं शेयर कर दूंगा बुक्स की लिस्ट। जी। अभी आपने स्ट्रैटेजी की बात की कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी थी पढ़ाई के लिए, तो वो क्या टेक्निक थी और क्या स्ट्रैटेजी थी जो आपने यूज़ किया? देखिए मैं मानता हूँ कि मेरे लिए क्या वर्क करता है, मेरे लिए वर्क करता है प्रैक्टिस। मैंने जेईई के समय से तैयारी करी है, मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं हमेशा ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। 10th में मैंने जब बोर्ड में तैयारी की थी, मेरे 99 आए थे, सबने कहा, पर मैंने मार्केट की कोई बुक नहीं छोड़ी थी जो ना करी हो मैंने, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ इस बात पे। इनफैक्ट और इवन इसमें भी आईएएस प्रिपरेशन में मैंने कोशिश करी थी कि कितने मैं पेपर्स लिख पाऊँ, तो मैं ज़्यादा पेपर्स करने फोकस करता था। पर मैं फिर कॉशन दे रहा हूँ, पेपर करने मतलब ये नहीं आप पढ़ाई की चीज़ें भूल जाएं, आपका कंटेंट तैयार है नहीं और आप पेपर्स लिखे जा रहे हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं, वो भी अवॉइड करना है। तो कंटेंट पे फोकस करता था और पेपर्स करता था मैं। और मेरा ये मानना है कि जो मेरे को वर्क किया इस साल, जो मैंने पिछले 2 सालों में नहीं किया था, कि अपनी सेम कॉपी को अलग अलग लोगों को दिखाना, क्योंकि मेंस का जो पेपर होता है खासतौर पर वो रिटन पेपर होता है, अब वो सिलेक्शन में 90% वेटेज लेता है, 88-90%। जी। तो उसको कैसे हैंडल करना है, मैंने क्या किया, एक कॉपी लिखी, तो फिर मैंने जो सर चेक करते थे वो तो चेक किया ही उन्होंने, फिर मैंने अपने मेंटर्स को दिया, सीनियर्स को, जो सेलेक्टेड सीनियर्स है उनको दिया, और फिर मैंने उस दोस्त को भी दिया जिसने यूपीएससी की तैयारी कभी नहीं की है, एक नॉर्मल आदमी उस कॉपी को कैसे पढ़ रहा है। और छोटी छोटी चीज़ें कि तेरा फॉन्ट छोटा है, तेरे पेजेस नहीं भरते हैं, कि तुम्हारे पेजेस में जो एग्जाम्पल है वो समझ में नहीं आ रहा है, यही चीज़ों को सुधार किया, मुझे लगता है उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। मेरा 318 था लास्ट ईयर, इस साल मेरे 393 हो गए, तो वो बड़ा मतलब लग रहा होगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ, मेरे लिए काफ़ी इंक्रीज़ था। जो एस्पिरेंट तैयारी करते हो जानते काफ़ी मेहनत लगती है बढ़ाने में नंबर, तो ये स्ट्रैटेजी थी मेरी, फीडबैक लेना और प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं होगा। यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप 249 रैंक होल्डर हैं, आपने गोरखपुर का मान बढ़ाया है, तो इसके लिए बधाई।
फिर से दूंगी। और एक सवाल और पूछूंगी कि घर का एटमॉस्फेयर कैसा था और सबसे ज़्यादा घर में किसने हेल्प की आपकी? ये तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा किसी मेंबर पे पर अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे भाई ने एक तरह से मुझे लगता है जैसे एक होता है ना जनरेशन गैप, जो पेरेंट्स नहीं समझ पाए वो मेरे भाई ने वो मुझे हेल्प करी बताने में। इनफैक्ट जब लास्ट ईयर वाकया है, बड़ा दुख लगता है मेरे को, अब बड़ा हंसी आती है कि लास्ट ईयर जब मैं फेल हुआ तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, और 24 सितंबर को रिजल्ट आया और 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था, दोबारा प्रीलिम्स अपियर होना था, तो एक मेंटली डिवास्टेशन था। तो ही टुक मी टू नौका विहार, यहाँ पे है, और नौका विहार पे किसी अधिकारी की गाड़ी जा रही थी, तो मैंने उससे कहा यार ये गाड़ी में तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला मौका, तो ही मोटिवेटेड मी। तो इन दैट सेंस ब्रदर का रोल था। मदर का रोल इस सेंस में था कि मदर थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा उनको समझ तो मुझे नहीं लगती थी, पर यही है कि उन्होंने थोड़ा पुश किया है। वो खुद भी पढ़ाती नहीं है पहले, अभी तो टेम्प्रेरी रही हैं, पर जब भी उन्होंने पढ़ाया है तो उस पर वो एक एजुकेशन प्रेशर रहा है। और फादर का मैं इस सेंस में कहूँगा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमेशा अभी पैसे की कमी नहीं होने दी और हमेशा वो आके समझाते रहे हैं चीज़ें। आज भी मैं इस समय मैं एक जॉब में हूँ, IFSC गवर्नमेंट जॉब है, उसमें मुझे कोई बात होती है मेरे फादर बताते हैं मुझे उसमें चीज़। तो पेरेंट्स का तो मुझे लगता है हर तरह से रोल है, तो आई कॉन्ट डिनाई इट। इवन मेरी नाना नानी के भी जब मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में एक कमरा चाहिए था तो उनके यहाँ रह के पढ़ रहा था, तो घर वालों को तो हेल्प रहा है, मैं नहीं कर सकता जी। और प्रफुल्ल जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, अजय शर्मा जी, आनंद मिश्रा जी जुड़े हैं, और सिंगर विजय दुबे विमल जी जुड़े हुए हैं। आनंद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद। और मैं बस ये कहूँगा, मेहनत करने वाले की हार हो या ना हो ये नहीं जानता मैं, पर मेहनत करने वाले को अफसोस नहीं रहेगा कि उसने मेहनत करी। हार का तो मैं ही नहीं कर सकता, हार जीत तो लगी रहती है। जी, इसलिए ये बात तो आपने बहुत सही कही कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कदम तो पीछे कभी नहीं हटाना चाहिए। अगर आप निकल रहे हैं तो मेहनत करिए, सफलता तो मिलेगी ही आपको। गीता में कहा है ना निष्काम कर्म, तो आपको निष्काम कर्म करना है। जीत गए तो अच्छी बात है, हार भी गए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो कहा है ना, कायर वो है जो रण में लड़ा नहीं, वीर है वो जो रण में लड़ा, हारा ही जीते, है ना। सही बात है। और अभी तो आप बताएं कि आप सोशल मीडिया से भी थोड़ा लिंक थे आप। हाँ। तो अभी मैं आपकी हॉबी पे बात करूंगी। आपकी हॉबी क्या थी, मतलब अभी, और अभी तो आपके पास समय भी है। हाँ। तो आप शायद हॉबी पे भी अपना ध्यान दे रहे होंगे, वो चीज़ें एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरी इतनी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हॉबी तो नहीं है पर मैं डेफिनेटली, मेरे को 2 हॉबी अगर मुझे पिकअप करनी हो तो एक तो मेरे को गाना सुनना बहुत पसंद है। मैं गाने सुनता हूँ और हर तरह के जॉनर के गाने पसंद करता हूँ। और दूसरा मुझे लगता है स्टूडेंट मेंटरिंग। तो जब मैंने गांव में काम किया था तो बच्चों को मेंटर किया था, तो उसी समय से बच्चों से जुड़ाव है। और कोई भी दोस्त होते हैं या कोई फ्रेंड्स होते हैं या जनरली स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज, उनको मैं हमेशा फ़ोन पे या कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, वो पूछते रहते हैं। तो एक तरह का मेंटरिंग का मुझे काफ़ी शौक़ है। तो ये ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक शौक़ नहीं हुआ, पर जैसे कोई परेशान होता है, किसी को गाइडेंस चाहिए, तो मैं उनकी सुन लेता हूँ, उनको थोड़ा बता देता हूँ, ये लगता है हॉबी। तो यही कर रहा हूँ आजकल। जैसे प्रीलिम्स ख़त्म हुआ है और अभी 5 को ख़त्म हुआ है जी। और ये पूरा वीक में बच्चे पूछ रहे हैं कॉल करके क्या करना चाहिए स्ट्रैटेजी, तो वही सब कर रहा हूँ मैं अभी जी। तो वही कर रहा हूँ। और इंटरव्यू आपका कैसा हुआ? इंटरव्यू के लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर इंटरव्यू में मेरे नंबर नहीं आते तो मैं IAS नहीं बनता, मैं फ्रैंकली बताऊँ तो। और इसके लिए मुझे लगता है इंटरव्यू में मेरा यही रहता था स्ट्रेंथ कि एक तो कंसिस्टेंसी है प्रोफाइल में, जो मैंने लिखा था वो एक्चुअल में बिलीव भी करता हूँ। और दूसरा ये कि मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी थी तमीज़ से, मैंने हर एक चीज़ को प्रिपेयर किया था कि गोरखपुर में नौका विहार है तो उसका क्या हिस्ट्री है, अगर गोरखनाथ मंदिर है तो उसका क्या हिस्ट्री है, मैंने IITs पढ़ाई करी उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो इंटरव्यू में उस चीज़ों को मैंने अच्छे से किया और मुझे दोनों साल अच्छे मार्क्स मिले। मुझे याद है इस साल व्यास सर का बोर्ड है वो जो थोड़ा डिफ़िकल्ट मार्किंग करता है, उससे मुझे 176 मिला। और लास्ट ईयर जो इस समय प्रेजेंटली UPSC के चेयरमैन है उन्होंने 195 दिया था। तो इंटरव्यू तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है हमेशा जी। और एक 2 सवाल जो अभी आपको याद हो आप हमसे शेयर करिए प्लीज़। तो मैं ये कहूँगा कि इस साल मेरे को लगता है लास्ट ईयर और इस साल 2 क्वेश्चन थे। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था सर का कि दुनिया में इतना झूठ बढ़ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो मेरी आदत है मैं नेचुरली आंसर देता हूँ और मेरे को हेल्प भी करता है। तो मैंने उनको बोला सर झूठ इसलिए बढ़ रहा है, एक तो प्रॉब्लम ये झूठ बोलना आसान है, झूठ फैलाना,
और दूसरा ये कि आधे लोगों को सच पता होता है, आधे लोगों को नहीं। और तीसरा ये कि सोशल मीडिया का ऐसा मॉडल है कि जिस चीज़ को आप लाइक करते हैं वही चीज़ बार बार आती है। तो वो उनको बड़ा पसंद आया था और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि अभी आई एम रियली इम्प्रेस विद योर नॉलेज। तो मुझे लगा था उस समय मेरे पर जोक कर रहे हैं, पर वो मार्क्स दिखा ऐसा नहीं था। और इस साल एक कबीर का दोहा आया था, मतलब उन्होंने पूछा कि कबीर का कोई दोहा बताओ। तो मैंने वही हम सब बच्चे हैं तो हमें पंक्चुअलिटी का ध्यान होना चाहिए, तो मैंने एक दोहा बताया था कि काल करे सो आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो उसे पूरा पैर में खिलखाने लग गया था, चेयरपर्सन भी हंसने लगे। तो मुझे लगता है ये सब थोड़े लाइट मोमेंट्स थे बेसिक इंटरव्यू में। जी जी, बहुत बढ़िया था आपका आंसर। और वाकई आपने समय की नज़ाकत को देखते हुए आपने मुझे वही सही आंसर किया। नहीं, मैं आपसे बात भी कर रहा था पहले भी, मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर इंटरव्यू में नंबर लाने हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा, एक बोर्ड को दिखे कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। क्योंकि जेन्युइन पर्सन्स को लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट हो जाइए, झूठ ना बोलिए, सच ना बोलिए। सच्चाई ये है कि बोर्ड कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तो अगर आप में से कोई मॉक देख रहा है, उसमें कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस गलतफहमी मत रहिएगा, कोई पॉलिटिकल को सवाल नहीं पूछता है। यूपीएससी पॉलिटिकली न्यूट्रल संस्था है। और दूसरी चीज़, यूपीएससी में जेन्युइन देखते हैं कि पर्सन कितना जेन्युइनली आंसर दे रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसी नॉलेजेबल और नॉट, उसने जहाँ से आया उसकी समझ है कि नहीं। और एक चीज़ वो ये देखते हैं कि यार मतलब पर्सन में रिफ्लेक्शन है कि नहीं। जैसे मैं अगर जब वो 23 साल के 24 साल के थे तो उनमें भी एक आइडियलिज्म होगी यंग यूथ की, उनमें भी एक कहते हैं एस्पिरेशंस होगी। तो अगर आप वो उनको रिफ्लेक्ट करा सके, तो जैसे मैंने उनको रिफ्लेक्ट करा दिया इस कबीर के दोहे से कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट को टाइम का देखना, तो उनको हंसी आ गई क्योंकि दे वर ऑल्सो वर स्टूडेंट एंड दे ऑल्सो हैड टू मैनेज टाइम। तो ये चीज़ें आई थिंक मैटर कर जाती हैं। जी। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। मतलब अगर आप प्रयास करें, मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और उसका जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है प्रफुल्ल जी। जी, तो प्रफुल्ल जी, आप हाई स्कूल में भी अपने मैथ्स में आपने टॉप किया था, आपके हाईएस्ट मार्क्स थे। तो इस बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने पढ़ाई की थी कि इतने अच्छे मार्क्स आए आपके? तो मेरा उसमें बचपना ज़्यादा था, तो मैं उसमें तो केवल पढ़ाई ही जानते थे हम लोग। तो मुझे याद है कि 10th ख़त्म हुआ। 10th जब 9th ख़त्म होता है ना, तो 10th तो उसके बीच में कुछ रिसर्च का पीरियड होता है। मुझे वर्ड नहीं याद है एग्जैक्ट, हिंदी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है। तो उस समय मुझे याद है अच्छे से कि उस 2 महीने में मैंने पूरी मैथ 10th की ख़त्म कर दी थी। तो एक तो एज ले लिया बेसिक, जो मतलब 75-80 मार्क्स अपने इंश्योर कर लिए। जी। उसके बाद मार्केट में जो भी बुक्स होती हैं, जैसे उस समय मनोहर रे की किताब फेमस थी, विकास पब्लिकेशन ग्रुप थी, तो मैंने किताबों को अटेम्प्ट किया। और मैं मानता हूँ, तब भी मैंने रियलाइज़ किया था, अब भी मानता हूँ कि जब बोर्ड में कॉपी आती है तो आप एग्जामिनर को ऐसे लिखोगे उसकी मेहनत ना लगे समझने में। यूपीएससी कॉपी में भी कहा जाता है कि आप इतना डिफिकल्ट मत लिख दीजिए कि एग्जामिनर को दिमाग लगाना पड़े। और जहाँ एग्जामिनर को दिमाग लगाना पड़ा वो वैसे ही चिढ़ जाएगा। और ये है, मैं मानता हूँ यूपीएससी के भी अपने चेक्स एंड कंट्रोल्स है, इवन बोर्ड के भी। तो मैंने मैथ्स में यही किया था, हर एक स्टेप जो समझाना पड़े मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो मुझे पता था वो काटेगी कहाँ। तो मतलब बोर्ड में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके सारा आंसर किया। आंसर बोर्ड में मार्क्स का डिफरेंशियल में होता है, यही बनता है कि एक तो पढ़ते तो सब हैं और आजकल तो गाइड बुक आ गई, हर चीज़ का ट्रेंड एनालिसिस है, सब है। पर अंत में क्या होता है ना, जब प्रेजेंट करने की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, कई चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, वो टीचर की मेहनत करवाते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है और एक्सप्लेन किया है तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग स्कूल में मजाक उड़ाते हैं उन बच्चों का जो सजा के लिखते हैं, उसका बड़ा हेल्प मिलता है लाइफ में, क्योंकि जो सजा को ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं उनको चीज़ों को रिवाइज करने और समझने में बड़ा आसान होता है। जी। तो मेरे हिसाब से बोर्ड में तो करना चाहिए। जी। प्रफुल्ल जी, लवी श्रीवास्तव जी हैं जो कि आपसे पूछ रही है कि सर आप कितने घंटे की नींद लेते थे? मैं तो वो मेरी फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से पूछा होगा, पर तो 7 से 8 घंटे मैं लेता था। नींद में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इस 3-4 साल हो गए, नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। नींद में कॉम्प्रोमाइज़ जाता है जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तब से हो रहा है। मैं आजकल सुबह उठ जा रहा हूँ, जबकि पहले कभी नहीं, हमेशा लगता था कि सुबह उठना मजबूरी है। आजकल तो अपने आप उठ जाता हूँ मैं, क्योंकि अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो नींद तो मैंने 7-8 घंटे ली है, और नींद लेनी चाहिए। जिसकी नींद पूरी नहीं है उसका दिमाग नहीं चलता है पूरा, ये मेरा मानना है। जी। प्रफुल्ल जी,
अभी जैसे बात हुई हमारी, तो आप बताए थे कि आप विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं और आपने हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई करी है, और इंटरव्यू में लैंग्वेज का कितना अहम रोल होता है? तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही होते हैं, तो क्या कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्या उसका रोल है उसमें? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ऐसे बोर्ड कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि इस लैंग्वेज का बच्चा ख़राब है। इनफैक्ट जब मेरे से लास्ट में मनोज सोनी सर ने पूछा था कि आप IAS में आपने सीट तो वेस्ट नहीं कर दी, तो उसमें एक पार्ट कहीं मैंने बोला था कि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे एक लेटेंट इंटरेस्ट है। तो उन्होंने, एक मेंबर ने पूरा उस पर पूछा ही था कि हिंदी पे क्या है वैसे है। तो बोर्ड खुद चाहता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे आएँ, ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। इशू कहाँ होता है कि कंटेंट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी मीडियम के बच्चों का एडवांटेज है, पर मैंने UPSC को भी लास्ट ईयर बोला था बोर्ड में, और मैं आज भी बोलता हूँ इस बात को, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बच्चों के पास कंटेंट की कमी है। मैंने बोर्ड को बोला था कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैंने 12th में रेसनिक हेल्डे उठा के देखी थी, उससे अच्छी बुक कोई है नहीं, वो हिंदी में मिलती नहीं है, तो फिजिक्स कहाँ समझ में आएगा। उसी तरह अगर बच्चे को UPSC की तैयारी करनी है, तो हिंदी अखबारों में कवरेज है, और कहीं ना कहीं रीडर्स को देख के है, क्योंकि वो मास पब्लिश होते हैं, पर वो एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन पे नहीं बिक सकते हैं जी। और तीसरा, हिंदी मीडियम में पढ़ता कौन है? मध्यम वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग, सब लोग जो पैसे वाले हैं। अभी परसेप्शन यही होता है कि हम लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। मैंने खुद गांव में काम किया, मैंने देखा है जब भेदभाव होता है तो ये देखा जाता है कि जो सब लड़का है तो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, लड़की है तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, क्योंकि अच्छी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, जिससे कमाओ बनाना है, जिसको नौकरी देनी है। तो उस पर्पज़ से मुझे लगता है कि लैंग्वेज का ये नुकसान हो जाता है कि उनको गाइडेंस नहीं मिलती है। अब आपके पास अखबार अच्छे नहीं है, अच्छे ओपिनियंस नहीं है, तो आप डेफिनेटली बोर्ड के सामने जाएंगे, किसी क्वेश्चन का अच्छा ओपिनियन नहीं दे पाएंगे जी। और वहाँ मात खा जाएंगे। पर वैसे तो मुझे नहीं लगता है कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। बोर्ड बल्कि पसंद करता है हिंदी मीडियम में, और इस साल की आप रैंक देख लीजिए, 18वीं रैंक 22वीं रैंक हिंदी मीडियम से ही आई है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर गौरव बुदानिया थे, वो IAS हैं, उनको हिंदी मीडियम में इंटरव्यू था। तो मार्क्स तो बोर्ड नहीं डिस्क्रिमिनेट करता है। इनफैक्ट मैंने ये देखा 4-5 सालों में हिंदी मीडियम को मार्क्स मिले हैं जी। और वही है कि मटेरियल का इशू है जी। और हिंदी मीडियम बच्चों को थोड़ी मैथ्स भी कमज़ोर हो जाती है, कई बार ऐसा कहा जाता है। तो CSAT जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, वहीं पे छट जाते हैं, तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। जी। तो मेन फोकस कहाँ रखना चाहिए अगर हिंदी मीडियम के हैं? तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि हमें बस उस पर ही ध्यान देना है कि ये चीज़ हमारा कवर हो, तो हम एक सही ट्रैक पे हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये इंश्योर करिए कि आप मटेरियल अच्छा पढ़िए। तो जैसे कुछ कोचिंग्स हैं, दृष्टि IAS का ऑनलाइन जो मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम के एट पार है, वो अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली अच्छे बुरे हैं, तो मैं ये इंश्योर कहूँगा कि जो UPSC की क्वेश्चंस हैं उसका स्टैंडर्ड आप मेंटेन रखिए, तो होता है क्लियर। और हिंदी मीडियम के बच्चों को ये चीज़ इंश्योर करनी है कि उनका CSAT ठीक से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं, उनके मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो रहा होता है पेपर 1, और CSAT एक पेपर 2 होता है जो कि एप्टीट्यूड पेपर होता है, उसमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन थोड़ा डिफिकल्ट आता है, और उसके बेसिस पे अब वो हिंदी में भी शायद ट्रांसलेट होने लगा है, पर उतनी समझ नहीं आ पाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चे फिल्टर हो जाते हैं जी। और दूसरा ये, हिंदी मीडियम बच्चों को ऑप्शनल तमीज़ कर लेना चाहिए, मतलब वो लेते भी हैं, जैसे अब हिंदी लिटरेचर में अच्छे मिल रहे हैं तो वो उठा सकते हैं, या फिर ऐसे ऑप्शनल जिसमें ट्रेडिशनली मीडियम की वजह से नुकसान ना हो, जी। तो अगर वैसे करेंगे तो दिक्कत नहीं है। पर हिंदी मीडियम बच्चों को ये इंश्योर करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट उनका इक्विवेलेंट हो, जी। और उसके लिए मैं चैनल बता दूंगा, मैं उसमें डाल दूंगा ये सब चीज़ें। जी ज़रूर। IAS बनने के बाद आप मतलब क्या सोचे हैं देश और समाज के लिए क्या करेंगे? मैं तो अपनी सत्यनिष्ठा से वही कहा, मैं तो चाहूँगा, हिंदी में शब्द है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहूँगा, और जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ काम करना। अगर मैं कर पाता हूँ तो मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझूंगा। जी। किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे आप? इनफैक्ट ये क्वेश्चन व्यास सर के इंटरव्यू बोर्ड में पूछा था कि अगर आप DM बनते हैं तो आपको किस डिपार्टमेंट भेजें, तो मैंने उस समय बोला था कि अगर मेरी टॉप प्रायोरिटी हो, मुझे चुनना ही हो, तो मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, बिकॉज मुझे लगता है कि मतलब मेरे अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए थोड़ा सा झुकाव रहा है, हो सकता है जो भी है, पर रहा है जी। और क्या लगता है कि भविष्य देखते हुए किस तरह के चैलेंजेस सामने आएंगे आपके, मतलब क्या चैलेंज है इन फ्यूचर जिसके लिए आप तैयार हैं?
मेरे पर्सनल केस में कि इंडिया केस में? नहीं, इंडिया के केस में। मेरे हिसाब से अगर जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये वही है कि इस समय इकॉनमी बदल रही है, नीचे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का बुलबाला है जी। तो कैसे हम स्किल्स अपग्रेड कर पाएँ, क्योंकि कई सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, हाँ मोर देन हाफ। और हमारे यहाँ अभी भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहते हैं इनकम जनरेशन, वेल्थ जनरेशन फोकस नहीं है, इंटरप्राइजिंग नहीं है जी। तो मुझे तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनको नौकरी दे पाना। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि हर साल 1 करोड़ से ऊपर लोग वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे 10-12 लाख की जॉब क्रिएट होती हैं। अब वो नंबर मुझे नहीं पता है पर कम जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो उसको मैचअप करना आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है और बस यही दो है मेरे हिसाब से। जी। लक्ष्य की पंख से उड़ान मिली है मुझे, अपनी मेहनत और अपनी ही लगन से पहचान मिली है मुझे। तो प्रफुल्ल जी, चलते चलते एक मूल मंत्र हमारे जो भी अगले कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देंगे और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। वही है, मतलब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की एक लाइन है, अभी रिजल्ट के पहले हम लोग गुनगुना रहे थे 2-3 दोस्त कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो ये स्पिरिट रखनी है और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि हमें निष्काम करके स्पिरिट में काम करना है। तो अगर आपके अंदर वो है तो मैं 100% कह सकता हूँ आपको शायद मंजिल मिले या ना मिले, आपको ज़िंदगी में सुकून और चैन जरूर मिलेगा और वही सबसे बड़ी चीज़ होती है जी। उम्मीद करती हूँ कि देश और समाज की तरक्की में आपका काफ़ी योगदान होगा और एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।